इस वीडियो में हम शेरिंग सेतु का वर्णन करेंगे। शेरिंग सेतु का उपयोग अज्ञात संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम सूक्ष्म धारिताओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी कारण से इसका प्रयोग किसी द्रव का परावैद्यता ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इन सभी के लिए हम सूत्र का निगमन इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शेरिंग सेतु। तो पहले इस शेरिंग सेतु का चित्र बनाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें प्रतिरोध की जगह प्रतिबाधाएं लगी होंगी, वैसे ही होगा। यहाँ पर पहले जो भुजा है ए, बी, सी और डी लेंगे। भुजा ए बी में एक संधारित्र लगाएंगे जिसकी धारिता ज्ञात करनी है। इसका क्षरण प्रतिरोध हम R1 से व्यक्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मिलाकर ये संधारित्र है, जिसमें ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये इसका क्षरण प्रतिरोध है। तो इसे हम कह सकते हैं C1 है और ये है R1। यहाँ पर हम R2 लगाएंगे। यहाँ पर हम एक संधारित्र लगाएंगे जिसकी धारिता हमें ज्ञात है, और यहाँ हम एक प्रतिरोध लगाने के बाद उसके समांतर क्रम में एक संधारित्र लगा देंगे। अब हम लिख देते, इसे कह देते हैं R2। ये तीसरी भुजा में तो इसे कह देते हैं C3 और इसे कह देते हैं R4 और ये हुआ C4। यहाँ से हम एक AC या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा देंगे और उसके साथ एक कुंजी लगा देंगे, उसे कह देंगे K1 कुंजी। और यहाँ एक हम डिटेक्टर या संसूचक लगाएंगे जिसकी प्रतिबाधा है ZD और उसमें एक कुंजी लगा देंगे, उसे कह देंगे K2। तो इस प्रकार ये इसका एक परिपथ चित्र यहाँ पर बना दिया गया है। अब अलग अलग भुजाओं में प्रतिबाधाएं ज्ञात करेंगे। भुजा ए बी में प्रतिबाधा Z1 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस 1/j ω C1, चूँकि ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं दोनों। भुजा कौन सी? BC में प्रतिबाधा ये हो जाएगी Z2 इक्वल टू होगा R2। इसी तरीके से भुजा AD में प्रतिबाधा ये Z3 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1/j ω C3। इसी प्रकार भुजा CD में प्रतिबाधा ये चूँकि किसमें समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब 1/Z4 इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/1/j ω C4। तो ये यहाँ से आ जाएगा 1/Z4 इक्वल टू 1/R4 प्लस j ω C4, या इसे Z4 इक्वल टू अगर कहूँ तो हो जाएगा 1/1/R4 प्लस j ω C4। अब जो संतुलन की शर्त है, अगर हम कहें संतुलन की शर्त, ये संतुलन की शर्त है Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4। अब अलग अलग जो मान अभी निकाले थे Z1, Z2, Z3, Z4 के, वो मान इसमें रख देंगे। Z1 का मान है R1 प्लस 1/j ω C1। Z2 का मान था R2 और Z3 का मान था 1/j ω C3। इसी प्रकार Z4 का मान हमने निकाला था, ये था 1/1/R4 प्लस j ω C4। तो इस तरीके से ये 1/ है, ये भी 1/ है, इसे दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये कितना हुआ? 1/R4 प्लस j ω C4 अपॉन j ω C3। ये हो जाएगा R1/R2 प्लस 1/j ω C1 R2। इसे और सोल्व करते हैं तो ये हुआ R1/R2 प्लस 1/j ω C1 R2 इक्वल टू 1/R4 j ω C3
प्लस जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल होगा, C4/C3। ये जे को ऊपर ले जाते हैं तो ये जाता है R1/R2 माइनस J/ओमेगा C1/R2 इक्वल टू C4/C3 है वास्तविक मान है, इसे पहले लिखेंगे, माइनस J/ओमेगा C3/R4। अब चूंकि ये दो मिश्रित संख्याएं हैं, दोनों के मान बराबर हैं, तो इनके वास्तविक और काल्पनिक मान को बराबर कर देंगे। तो यहाँ है क्या, यह इनके वास्तविक मान और काल्पनिक मान को बराबर कर देंगे। तो वास्तविक मान की अगर तुलना करेंगे तो आएगा R1/R2 इक्वल टू C4/C3। इसी प्रकार अगर काल्पनिक मान को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 1/ओमेगा C1/R2 इक्वल टू 1/ओमेगा C3/R4। अब यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, C1 का मान हमें निकालना है, तो इससे निकल जाएगा C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C3/R4/R2। तो ये दो शर्तें हुई, ये पहली शर्त हुई और ये दूसरी शर्त हुई। इन दोनों को हमें संतुलन करना है या संतुष्ट करना है। तो यहाँ देखते हैं चित्र में क्या था। तो यहाँ है क्या कि जो R4 है ये भी परिवर्तनशील है, इसके अलावा जो C4 है ये भी परिवर्तनशील है। तो यहाँ फिर से समीकरण में आते हैं। तो यहाँ समीकरण में दो समीकरण हैं, इसमें करेंगे क्या, इसमें हम C4 को परिवर्तित करेंगे। तो C4 को परिवर्तित कर संसूचक यानी कि डिटेक्टर में धारा का मान न्यूनतम करेंगे। जब ये न्यूनतम हो जाएगा तब हम दूसरे समीकरण को देखेंगे। फिर हम R4 को परिवर्तित करेंगे, धारा का मान क्या करेंगे, न्यूनतम करेंगे। और इस प्रकार क्या करेंगे, बार बार करेंगे एक तरीके से। जब यहाँ फिर चेंज हो जाएगा तो इसे R4 करने के बाद जब धारा का मान न्यूनतम हो जाएगा तो फिर यहाँ संतुलन की अवस्था, फिर इससे संतुलन की अवस्था देखेंगे, फिर इसके पे देखेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्रमिक रूप से C4 और R4 को परिवर्तित करते हुए धारा का मान न्यूनतम कर लेंगे। और जब धारा का मान न्यूनतम हो जाएगा तब हम इस समीकरण 2 से, जो दूसरी समीकरण है, इससे हम C1 के मान की गणना कर लेंगे। तो इस प्रकार हम किसी अज्ञात संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसी द्रव का परावैद्युतांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, द्रव का परावैद्युतांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी द्रव का परावैद्युतांक अगर हमें निकालना है तो हमें उस द्रव को उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखना होगा। तो इस दशा में हम उस संधारित्र को कैसे लेंगे, वायु संधारित्र लेंगे, मतलब उसकी प्लेट के बीच में एयर या वायु होनी चाहिए। तो हमारे पास जो अज्ञात संधारित्र है C1, जिसकी धारिता अभी हमने ज्ञात की है, उसकी धारिता हम दो तरीके से निकालेंगे। पहले हम उस संधारित्र को, जिसे हमने अभी वायु संधारित्र कहा है, उस संधारित्र को वायु में रखकर या उसकी प्लेट के बीच में वायु ही रहने देंगे और उसकी धारिता ज्ञात करेंगे। उसे हम लिख देंगे CAR। और जब हम उसकी धारिता ज्ञात कर लेंगे तब उस वायु संधारित्र को हम एक द्रव में डुबो देंगे, जिसका परावैद्युतांक हमें ज्ञात करना होगा। तो हम उसे द्रव में रखकर उसकी संधारित्र की धारिता निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, C लिक्विड। तो ये होता क्या है, जब हम किसी संधारित्र की प्लेट के बीच में कोई द्रव रख देते हैं तो उसकी धारिता K गुना या उतने ही गुना बढ़ जाती है जितना उसका परावैद्युतांक होता है। तो सूत्र क्या है इसमें, जो लिक्विड यानी कि इसके संधारित्र की धारिता है, ये हो जाएगी KCAR। तो K का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लिक्विड में संधारित्र की धारिता निकाली थी उसको भाग कर देंगे एयर से और उसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।